मैं कीर्ति परोहा कक्षा 10वीं की जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है आपके टेक्सचुअल पार्ट में, लेसन नंबर 16, जिसका नाम है द रेड राइस ग्रेनरी, लाल चावल का भंडार, जिसको लिखा है सुधा मूर्ति ने। इस लेख में लेखिका ने ये बताया है कि लोग जिस प्रकार से दिखाई देते हैं उस प्रकार का बिहेव नहीं करते, बल्कि जिनसे हम आशा नहीं रखते वो कभी कभी हमारे आशा के विपरीत परिणाम देकर जाते हैं। तो चलिए बच्चों, इसकी समरी हम समझेंगे। सुधा मूर्ति जो कि लेखिका रहती है, वो बताती है कि जब भी कभी बाढ़ होती है, कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से जैसे बाढ़ का आना, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में लगी रहती हैं। तो जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या विपत्तियां आती हैं या महामारियां आती हैं, इसमें क्या होता है, बहुत सारे सामाजिक संगठन क्या करते हैं, भाग लेते हैं और ऐसे लोगों की, दुखी परेशान लोगों की क्या करते हैं, मदद करते हैं। एक ऐसे ही बाढ़ जब उसके केरल गांव के वहां पर आई, तो वहां के सामाजिक संगठन ने लेखिका को निमंत्रित किया कि आप आए, लोगों को प्रोत्साहित करें और लोग बाढ़ में अधिक से अधिक धनराशि और सहायता प्राप्त कर सकें। तो लेखिका क्या करती है, उस जगह पर जाती है और जाकर के वो वहां बहुत ही प्रभावशाली तरीके से जो वहां पर दर्शक गण मौजूद रहते हैं उन सबको बहुत अच्छे से संबोधित करती है, बहुत अच्छा भाषण देती है और लोगों को प्रेरित करती है कि वे ज्यादा से ज्यादा बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद करें। लेखिका ये कहती है कि उस समय जो ऑडियंस आई थी वो सब कैसे एरिस्टोक्रेटिक क्लास के थे, सब बहुत उच्च वर्ग के धनाढ्य लोग थे, जो कि देखने में बहुत ही धनाढ्य और बहुत सुसंस्कृत दिखाई दे रहे थे। उन्होंने लोगों से अपील की, आप सभी जितना हो सके, जो भी अच्छे से अच्छी हम मदद कर सकें, तो ऐसे दुखी लोगों की मदद के लिए आप पैसे भी दे सकते हैं, कुछ सहायता हेतु सामग्री दे सकते हैं, जैसे कि आप कपड़े भेज सकते हैं, जैसे कि आप बच्चों के खेलने के टॉयज दे सकते हैं, उनके सिर पे छत बन जाए उसके लिए भी आप मदद कर सकते हैं। सभी लोग से वे संबोधन के बाद बोलती हैं कि जो भी आप सहायता करना चाहते हैं वो सब आप मेरे ऑफिस में भिजवा दीजिए। लेखिका बोल के आ जाती है और जब वो ऑफिस जाती है तो उसका कर्मचारी उसे बताता है कि मैडम, बहुत सारी सहायता हेतु जो चीजें हैं वो एकत्रित हो गई हैं, आप चल के देख लें। अब लेखिका उन सामग्रियों को देखती है तो देखती है कि उसका ऑफिस सैकड़ों ऐसे से मतलब पूरे थैलों से भर गया है, जिसमें सहायता हेतु सामग्रियां उपलब्ध हैं। ऐसी सारी सहायता चीजों से उसका ऑफिस भर जाता है। लेखिका का मन बड़ा प्रफुल्लित होता है कि अरे वाह, मेरा जो भाषण था, मैंने जो संबोधन किया वो कैसा था, बहुत प्रभावशाली था। तभी तो देखो इतने कम दिनों में ही मेरा ऑफिस सहायता सामग्री, राहत सामग्री से भर गया। लेखिका को बड़ा गर्व होता है, बहुत खुश होती है कि चलिए अब हम इस माध्यम से लोगों की मदद कर पाएंगे। ऐसा लेखिका सोचती ही रहती है कि उसका भ्रमजाल टूटता है। जिस दिन लेखिका को सामग्री भिजवाना रहती है, उस दिन लेखिका जब अपने अधीनस्थों से बैग खुलवाती है तो देख के बहुत स्तब्ध रह जाती है। जैसा कि उसे आशा थी कि उच्च धनाढ्य और अमीर वर्ग के लोग बहुत दिल खोल करके सहायता करेंगे, तो जब देखती है तो किसी बैग में तो ऊंची एड़ी वाली हाई हील सैंडल्स निकलती हैं, वो भी किसी का पैर नहीं रहता, कहीं टूटी फूटी रहती है। कुछ थैले में देखती है तो बिल्कुल सस्ती सी, बिल्कुल पतली सी झिन्नी वाली साड़ियां निकलती हैं, बहुत दुख होता है। किसी और बैग्स में देखती है तो ऐसे खिलौने निकलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रफली यूज हो चुके थे, ना तो उसमें कोई साइज और शेप या कलर बचा था, मतलब वो खिलौने में ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये खिलौना किस चीज का है। ऐसी ऐसी फूहड़ वाली चीजों को देखकर लेखिका का मन बहुत दुखी होता है। उसको लगता है कि अरे, ये तो बिल्कुल हमारी आशा के विपरीत काम हो गया। कि बैग्स तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए, राहत सामग्रियां बहुत इकट्ठी हो गई, लेकिन सब कैसी, यूजलेस। कुछ भी सामग्री ऐसी नहीं थी जो वहां हम पहुंचा पाए। वो सोचती है कि जो खुद इतने सुसभ्य, सुसंस्कृत और इतने धनाढ्य वर्ग के लोग हैं, तो क्या वो ऐसी सहायता सामग्री भेजेंगे?
अब आप बताइए, जो बाढ़ में आपदा में ग्रस्त है वो व्यक्ति, वो महिला, वो हाई हील सैंडल पहन के क्या करेगी? वो छोटा बच्चा जिसमें खिलौने का ही अता पता नहीं, वो ऐसे खिलौने से क्या करेगा? उन साड़ी, उन कपड़ों का क्या? बिना धुले गंदे कपड़े भी लोगों ने पैक करके दे दिए थे, बिना धुली शर्ट, गंदे फटे हुए कपड़े। मतलब जो सामान वो कहीं शायद रद्दी या कबाड़ खाने में देते, वो सामान उन्होंने राहत सामग्री के रूप में कहाँ भेज दी? लेखिका के ऑफिस में। लेखिका को बड़ी निराशा हुई। उसमें से 10 या 15% सामग्री ही ऐसी थी जो वो आगे राहत सामग्री के रूप में भेज सकती। तभी लेखिका अपनी यादों में खो जाती है और वो कहती है कि ये उच्च धनाढ्य अमीर दिखाई देने वाले लोग शायद उन चीजों को नहीं समझते जैसा कि उसके दादा दादी समझा करते थे। अब लेखिका को दादा दादी की याद क्यों आती है, क्यों सोचती वो दादा दादी के बारे में? तो वो याद करती है कि केरल में उनके दादा, एक गांव में दादा दादी का घर था। जब वो छोटी थी अपने दादा दादी के पास रहती थी। देखो ये चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ उसके दादा दादी प्रतीक स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। फिर उसको और याद आती है, तो वो याद करती है कि जब दादा दादी के यहाँ रहती थी, उसके जो दादा दादी थे वो उसके लिए बहुत आदर्श थे। कैसे आदर्श थे? कि वे कभी केरल के बाहर गए ही नहीं, उन्होंने कभी कोई बहुत प्रसिद्धि पाई ही नहीं, लेकिन वो बहुत ज्यादा श्रम करते थे। और गांव में कौन सी फसल उगती थी? चावल की फसल उगती थी। और चावल कैसे प्रकार का होता था? 2 प्रकार का। एक होता था सफेद वाला राइस, नॉर्मल, और दूसरा होता था लाल का मोटा जंगली प्रजाति वाला रेड राइस, जो उससे हल्की क्वालिटी का होता था। लेखिका बताती है कि इससे ज्यादा महान तो वो अपने दादा दादी को मानती है। क्यों? क्योंकि वो इतना दान करते थे, इतने अच्छे लोग थे। शायद ये जो पेपर में छपते हैं जिनके फोटो, इश्तहार, चित्र, उनसे भी ज्यादा अच्छा व्यक्तित्व तो मेरे दादा दादी का था, ऐसा लेखिका मानती थी। क्यों था, क्यों मानती थी वो? तो उसका वो एक एग्जाम्पल बताती है कि उन दिनों जब केरल के गांव में दादा दादी रहा करते थे, वहां पर चावल की फसल होती थी, लाल चावल और सफेद चावल। तो दादा दादी की उस झोपड़ी नुमा घर में भी बहुत शांति थी, बहुत स्पष्टता थी, और वहां सभी धर्मों का आदर भी होता था। उनके घर के सामने वाले हिस्से में एक अनाज रखने की, अनाज भंडारण करने की एक कोठी थी, जिसको सफेद चावल रखा रहता था उसमें, व्हाइट राइस ग्रेनरी। और ठीक उसके जस्ट पिछवाड़े, उस घर के पिछवाड़े पर कौन सा चावल रखा रहता था? लाल चावल, रेड राइस रखा रहता था। अब लाल चावल और सफेद चावल दोनों रखे रहते थे, लेकिन लेखिका को पहले समझ में नहीं आया। उसके जो दादा थे, दादी थे, वो कैसे थे? दानशील प्रवृत्ति के थे। दान करने में उनको कैसा होता था? आनंद आता था। उनके यहाँ धर्मों का कोई बंधन नहीं था। एक मुस्लिम फकीर भी आके उनके यहाँ से दान ले जा सकता था, एक हिंदू भिखारी भी उनके यहाँ से दान ले जाता था। ये लंबा मूर्ति लिए हुए जो जोगती रहते थे, जो क्रिश्चियन समुदाय के थे, वो भी आके दान ले जाते थे। जो भी कोई उनके दादा दादी के यहाँ दान देता, पर बहुत बात नहीं होती थी। वे सिर्फ अपना दान प्राप्त करते थे और दाहिना हाथ आशीर्वाद के स्वरूप दिखाकर कि ईश्वर आप पर प्रसन्न हो, और चल दिया करते थे। इससे उनके दादा दादी को बहुत प्रसन्नता होती थी, बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जो दादा दादी के पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन दान देने के लिए उनके पास सिर्फ चावल हुआ करता था। जब लेखिका छोटी थी तो उसको एक छोटी बाल्टी पकड़ा दी जाती थी। जैसे ही कोई मांगने वाला भिखारी या याचक आता था, तो वो उस बाल्टी से जितना दादा उसका अनाज की मात्रा बोलते उतना जाती, और उस बाल्टी से डिप करके क्या करती? वो अनाज भर करके ले आती। तो जब दादा दान करवाते थे तो कौन सा अनाज देते थे? अच्छी क्वालिटी वाला सफेद रंग का चावल दिलवाते थे। और जब शाम को खाना बनता था उस लेखिका के घर में, तो दादी फिर एक बाल्टी दिया करती थी और बोलती, जाओ पिछवाड़े में जो लाल चावल रखा है उसको लेकर आ जाओ। ये सिलसिला कई सालों तक यूं ही चला। अब लेखिका बड़ी हो गई। जब बड़ी हुई तो उसके मन में क्या है? उस उम्र में क्या होती है? उत्सुकता जाहिर होती है। तो एक दिन वो अपने दादा से पूछ बैठती है कि दादाजी, हमारे यहाँ जब कोई मांगने वाला भिखारी आता है या कोई याचक आता है, तो उसको हम अच्छा सफेद चावल देते हैं, और शाम को दादी खाने में वो लाल चावल बनाती है, ऐसा क्यों? हम उनको लाल चावल भी तो दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ दान देना है। ये बहुत ही सहज और स्वाभाविक प्रश्न था जो लेखिका के मन में उठ रहा था, और शायद आपके मन में भी उठ रहा होगा कि सही बात है।
अच्छा चावल देते थे, बल्कि उनको लाल चावल देना था। तब दादा उनके एक बात बोलते हैं कि बेटा, हमेशा दान सर्वश्रेष्ठ चीजों का किया जाना चाहिए। दान वो होता है जिससे किसी के कोष में वृद्धि हो, तो वो दान होता है। दान हमेशा अच्छी चीजों का करो, किसी का मन ना दुखे ऐसा दान करो। दान देते समय अहंकार की भावना न रखो, हमेशा अहंकार मुक्त होकर के दान देना चाहिए। दान देने के उपरांत ये ना सोचिए कि आप सबसे सर्वोत्कृष्ट कृति हैं या आप सबसे ऊंचे हो गए क्योंकि आप दान कर रहे हैं। दान देते समय, किसी को कोई भी वस्तु देते समय किसी का निरादर ना करें। आप ये ना सोचें कि जिसका हाथ आपसे नीचे लेने के लिए झुका है वो कहीं ना कहीं आपसे कमजोर होगा। इसलिए आप दान निस्वार्थ भाव से करें। धर्मों का कोई बंधन नहीं होता, इसलिए सर्व धर्म को दान करें, किसी से कोई भी आशा ना रखें। दान देते समय आपका कहीं भी कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब आप दान करें तो इस निस्वार्थ भावना से करें, ये अपेक्षा ना रखें कि हमने किसी को दान किया और बदले में ये व्यक्ति हमारा कुछ सहयोग करेगा, तब तो आप दान करें। यदि आप दान करते हो तो ऐसा भी दान मत करो कि आप अपने परिवार का ही पालन पोषण न कर पाओ, आपके परिवार के सदस्यों के लिए भी बचा रहे, इस बात का जरूर ध्यान दें। और जब भी आप दान करें, अपनी पत्नी की सहमति से दान करें, किसी का मन दुखा के दान कभी ना करें। लेखिका ख्यालों में खो गई, फिर उसे याद आया, उसने बैग्स की ओर देखा और उसको अपने दादाजी की कही बात याद आई, और उसको इन बैग्स में दादाजी की बातों का कहीं कोई भी उल्लेख नहीं मिल रहा था। कहीं भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दादाजी की बातें यहाँ पर सत्य हैं। लेखिका कुछ देर सोचती रही, फिर बाद में उसने यही सोचा कि दान वो करो जो किसी के उपयोग के लायक हो। कभी भी दिखावे या देने भेदभाव या कि फिर कुछ प्राप्ति स्वार्थ की आशा से दान मत करो। लोग क्या करते हैं, दान करते हैं, फिर उसकी फोटो खिंचवाते हैं, पेपर में छपवाते हैं। तो लेखिका को शायद ये चीज बहुत अटपटी लगी और वो इन ख्यालों में खो गई कि लाल चावल की कोठी जो है वो हमारे लिए ही थी। हम खुद कम अच्छा खाएं लेकिन सामने वाले को ज्यादा अच्छा खिलाएं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।